है न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एट मिड डे। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। 5 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया है। पिछले साल 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रखा था। रिश्वत का जरिया बन सकता है ये इलेक्टोरल बॉन्ड। सरकारी नीतियां प्रभावित हो सकती हैं। चुनाव के चंदे की सीमा हटाने पर विचार किया जाए तो आज एक बड़ा फैसला जो है वो आया है। हालांकि विपक्षी पार्टियां इसका स्वागत कर रही हैं। दरअसल 2019 से अब तक का पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग को देना होगा। एसबीआई को अपने इस फैसले में ये अहम बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से असंवैधानिक है और इसका ब्यौरा देना होगा। देखिए, बड़ी बात है, बड़ी खबर है, क्योंकि अब देखिए लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और इस बीच देखिए किस तरीके से इस बॉन्ड के जरिए अंधा पैसा लगाया जाता है, जिसकी कोई जानकारी नहीं होती है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। और सबसे ज्यादा जो पैसा लगाने का मामला सामने आता है वह आता है चुनाव के वक्त। इसी पर ही नकेल कसने की एक बड़ी तैयारी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है, चुनाव के चंदे की सीमा तय हो। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम संशोधन जो है वो असंवैधानिक है और यदि ऐसा है तो चुनाव आयोग अब कहीं ना कहीं एसबीआई से तमाम नीतियों पर विचार विमर्श करेगा। उनको भी डेटा देगा कि किस किस पार्टी के पक्ष में कितना चंदा आया है, कहां से चंदा आया है, किसने दिया है, इसकी जानकारी साझा करनी अब अनिवार्य कर दी गई है। बिल्कुल 6 मार्च तक देखिए ये जानकारी एसबीआई को देनी होगी कि किस पार्टी को कितना चंदा दिया गया है और इसके बाद फिर 15 मार्च तक उसे वेबसाइट पर अपलोड भी करना होगा। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बॉन्ड अभी कैश नहीं हुए हैं उन्हें वापस कर दिया जाए पार्टियों को। कपिल सिब्बल इस वक्त क्या कह रहे हैं वो सुनाते हैं सबसे पहले। This whole scheme, which was the brainchild of my late friend Arun Jaitley, was in fact choreographed to enrich the BJP, because everybody knew that the BJP was in power and that any donations through electoral bond scheme would come to the BJP. But the interesting part is that this electoral bond scheme had nothing to do with elections. It was really the bonding between the corporate sector and the BJP, which received the largest number of donations. And the donations they received over the years amounts to about 5,000 to 6,000 crores. Now, with 5,000 to 6,000 crores in your kitty, which is not to be used in elections at all, right? You can topple governments, you can build your infrastructure as a political party, you can build the infrastructure for the RSS, you can set up your communications network throughout the country. And you can do what you like in terms of the use of toppled, and there's no accountability. So I think to that extent it's something that's significant has happened in terms of the future of our country, because funding should be done in such a way that it does not skew the free and fairness of the election. Because free and fair elections. इस पे क्या असर पड़ेगा ये मेरे लिए कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, हमारी जो फंडिंग है, पॉलिटिकल फंडिंग, उसको साफ सुथरा बनाने में, उसको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट बनाने में, जो पिछले 5-7 साल से जब से ये स्कीम आई थी और बदतर हो गई थी, उसको बढ़ाने के लिए अब बहुत इसमें ये एक ज़बरदस्त फिलिप मिला है उसको। और अब जो भी फंडिंग है वो पब्लिक के नॉलेज में रहेगी। और जो इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत भी जो फंडिंग हुई थी, 3 हफ्ते में इलेक्शन कमीशन को सारा डेटा कलेक्ट करना है और उसके 1 हफ्ते बाद अपने वेबसाइट पर डालना है। मतलब कोर्ट का इंटेंट ये है कि ये पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। अब कोई भी सिटीजन उसको आके वेबसाइट पे देख सकता है कि किसने किसको फंड किया, किस पार्टी को कितने पैसे मिले, किस प्राइवेट एंटिटी से मिले। तो जो पब्लिक डिस्क्लोजर का जो प्रॉमिस है उसको सुप्रीम कोर्ट ने लॉजिकल एंड तक ले गए हैं।
देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसका कि बहुत लंबा असर होगा हमारी पूरी चुनावी लोकतंत्र के ऊपर। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है, ये कहते हुए कि इसमें जो एनोनिमस जिस तरीके से ये स्कीम लाई गई थी उसमें काफ़ी ब्लैक मनी को बढ़ावा दिया गया है। एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें, आप किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं हो रहा। इसके पहले नाम डिस्क्लोज होता था और एक निश्चित 2000 रुपये से ज़्यादा आप अगर नहीं दे सकते थे कैश में। अब इन्होंने कितने भी रुपए आप जो है बॉन्ड खरीदिए बैंक में जाके और पार्टी को डोनेट कर दीजिए। इससे ट्रांसपेरेंसी तो पूरी तरीके से खत्म हो गई और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो मैंने इसमें पिटीशन दायर करी थी कि इस स्कीम को रद्द किया जाए। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। निश्चित रूप से देखिए, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। जब तक नाम डिस्क्लोज नहीं होगा तब तक काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो सामने आएंगे और काफ़ी सारी परेशानियों को साथ लेके आएंगे। जितना भी ब्लैक मनी है या मनी लॉन्ड्रिंग है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो इस चीज़ से जुड़ सकता है इन फ्यूचर। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड को कहीं ना कहीं असंवैधानिक करार दिया है। इस मुद्दे पर हमसे बात करेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। सर, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसको असंवैधानिक करार दिया है। देखिए, पहली बात ये जो इस सरकार ने कई चुनाव सुधार से संबंधित कई बड़े और कई महत्वपूर्ण फैसले किए, जिसका प्रभाव भी पड़ा। जैसे कि आप देखिए, 100% जो मतदाता है उनके पास वोटर आईडी कार्ड हो गया है, जो अपने मतदान का आसानी से बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो इस्तेमाल कर पाते हैं। उसी तरह से चुनाव में जो राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग है उसमें पारदर्शिता हो, इसके लिए जो है वो ये कदम उठाया गया। तो मैं मानता हूँ कि ये कदम जो है वो ब्लैक मनी पर कंट्रोल करने और चुनाव की फंडिंग में या पॉलिटिकल पार्टीज़ की फंडिंग में पारदर्शिता हो, इसके लिए है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्यों फैसला किया, क्या किया, उसका तो अध्ययन मैंने नहीं किया। सरकार उसके बारे में देखेगी। से बात करने के लिए बेहद ही शुक्रिया सर। कैमरामैन मोहम्मद अरब के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। कोर्ट के इस निर्णय पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आपने सुनी। आनंद हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आनंद, इसे अब कैसे देखा जाए? सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा फैसला लिया है। क्या इसे कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि अभी तक 2019 से चला आ रहा था, या यूं कहें कि सरकार की जो ढुलमुल रवैया था उसको लेकर एक बड़ा शिकंजा इसे कसा जाएगा? क्या माने इसे, हम कैसे देखें? इसमें देखेंगे ये मोदी सरकार के लिए झटका है और उन तमाम उद्योगपतियों के लिए झटका है जो कहीं ना कहीं जो फंडिंग करती थी इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत। तो जिसको भी फंडिंग करनी होती थी किसी भी पार्टी को, वो एसपीआई में जाता था, इलेक्टोरल बॉन्ड लेता था और उस बॉन्ड पे पार्टी का नाम लिख देता था और वो सीधे ही पैसा उस पार्टी के फंड में चला जाता था। जिसके बाद लेकिन अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर, तो उसने जो आधार देखा इसको कैंसिल करने का, जिसके बाद इसको पूरी तरह से असंवैधानिक करार दिया। तो उसमें यह था कि राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं हुआ करती थी, कौन किसको फंड कर रहा है, कहां से फंड कर रहा है और क्या उस फंडिंग के बाद भारत सरकार की पॉलिसीज तो इन्फ्लुएंस नहीं हो रही, भारत सरकार की प्लानिंग तो इन्फ्लुएंस नहीं हो रही। यही कारण है। तो उसमें जब कोर्ट ने इस पर अपना फैसला 2 नवंबर को सुरक्षित रखा था, उसके बाद आज 5 जजों की बेंचेस ने इसको पढ़ना शुरुआत किया, तो उन्होंने बताया कि मेरे पास इसमें 2 तरीके हैं, जिसमें से एक सीजीआई का था और उन्होंने खुद बताया एक मेरा है और एक संजीव खन्ना का है। लेकिन अगर बात की जाए तमाम फैसले की, तो वो सर्वसम्मति से पास है और उसमें यह है कि ये पूरी तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है और उसमें तमाम से राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन होता है, जिसके बाद इस तमाम इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसीज को। आनंद, एक चीज और है कि अगर हम आज की सुनवाई को देखें, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि काला धन वापस लाने के और भी जरिए हो सकते हैं और पिटिशनर खुद ये कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि अभी तक जो भी बॉन्ड कैश में लिया गया है या जो कैश नहीं हुआ है उसे रिटर्न कर दीजिए। यानी ये कहा जा सकता है कि ये उन पार्टीज के लिए तो बड़ा झटका है जो कि कहीं ना कहीं ऐसे चंदा लेते थे कि जिसकी जानकारी किसी को नहीं मिल रही थी, और जिस तरह आपने भी जिक्र किया कई सारे उद्योगपति इस तरह से फंड कर रहे थे और वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रहे थे, ऐसा कहा जाता था।
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए इलेक्शंस की तो ये भारत है, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और तमाम जमहूरियत की शुरुआत और अंत इस भारत से होता है और यही कारण है कि उसको फेयर तमाम चीज़ों को एक सुचारू रूप से चलाने को लेकर, पारदर्शिता तरीके से चलाने को लेकर दुनिया में हमारी डेमोक्रेसी को दुनिया देखती है कि कैसे चल रही है, इलेक्शंस को देखती है दुनिया कि इतना बड़ा देश और उसके इलेक्शंस को लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और यही कारण है कि उसको फ्री एंड फेयर होने को लेकर लगातार तमाम संस्थानें जो विभाग अलग अलग तरीके से कोशिश करती हैं। लेकिन इस बीच जो फंडिंग की बात है, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात है, तो ऐसी तमाम पार्टीज हैं, उसमें चाहे आप बीजेपी, कांग्रेस, तमाम का नाम ले लीजिए, अपने अपने अनुसार फंडिंग सबको जाती है। कोई नैतिक उद्योगपति को देखिए, वो हो सकता है कि बीजेपी इस वक्त सरकार में उनकी ज्यादा जाती हो, लेकिन फंडिंग हर पार्टीज को होती है। जिसके बाद एक सवाल उस डेमोक्रेसी पर उठता था कि कहीं ना कहीं ये तमाम पैसा मिसयूज हो सकता था। इस पैसे के बाद पॉलिसी सरकार की बदली जा सकती थी, हो सकता है सरकार को भी कहीं ना कहीं इससे इन्फ्लुएंस हो सकता था। और सबसे बड़ी बात ही हमारे फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन था, जिसके बाद कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए और तमाम चीजों को एसबीआई को भी ऑर्डर दिया कि आपने जो तमाम बॉन्ड्स अभी तक आपके पास है उसको एक्सचेंज करिए। और पिछले 5 साल सूचना के अधिकार का हनन तो था ही, स्पष्टता नहीं हो रही थी। और इसके अलावा ये भी देखें, जैसा कि हम देख पा रहे थे, आपने बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी की, उनसे बातचीत भी की, वो कुछ कह नहीं पाए। कह इसलिए भी नहीं पाए क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट को भी लग रहा होगा कि बीते 5 सालों में हर चीजें स्पष्ट नहीं है, स्मूथ नहीं है, जनता तक एक मैसेज जो है वो ठीक तरीके से कन्वे नहीं हो पा रहा, जनता यानी कुछ समझ नहीं पा रही है, इसीलिए फैसला बहुत जरूरी हो चला था। जी बिल्कुल, ये फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है और भारतीय संविधान से लेकर भारतीय जमहूरियत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द होगा उसके साथ साथ जो फंडिंग कर रहा है पार्टी को, आप मानिए चाहे हम और आप पार्टी को फंड कर रहे हैं, तो क्या रीजन है उसको फंड करने का? आप हो सकता है कि हमारी विचारधारा मिलती है और हम चाहते हो कि पार्टी आगे बढ़े, लेकिन इस फंडिंग का तमाम जरिए से ऐसे भी उपयोग हो सकता है कि मैं आऊं, पैसा दूं और उस फंडिंग के जरिए ही तमाम सरकार की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सकूं, जिसके चलते उस उद्योगपति को फायदा हो। यही कारण है कि कोर्ट को लगता है कहीं ना कहीं इसका पैसे का मिसयूज हो सकता है, जिसको रोकने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और उसको रद्द कर दिया। लेकिन आप देखिए तमाम इस चीजों में आप जब देखेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसमें कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कोई भी उद्योगपति, आम आदमी आए, एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और जिस पार्टी को देना है उसके नाम पे दे दे, एसबीआई वो पैसा सीधे फंड कर देगी। लेकिन आपकी नीयत क्या है, किसने दिया है, क्यों दिया है, ये तमाम चीजें आप देखिए नहीं आ रहा था इसमें सामने। जिसके बाद तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का उल्लंघन था। ये हमारे मूल फंडामेंटल राइट्स है, हमें जानना है कि किस पार्टी को कौन फंड कर रहा है, क्यों कर रहा है, और कहीं ना कहीं उस पैसे का आप इन्फ्लुएंस तो सरकार में नहीं कर रहे हैं। यही कारण है सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बिल्कुल आनंद, अब देखिए सबसे अहम चीज है कि अगर हम देखें तो विपक्षी प्रतिक्रियाएं भी इस पर आने लगी हैं। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि आजाद भारत का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर कुछ था तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड था और इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब बीजेपी को इससे जो सीधा फायदा हो रहा था चुनावों में, उस पर कम से कम रोक लग पाएगी। यानी विपक्ष भी अब इस फैसले का स्वागत कर रहा है। जी बिल्कुल, अगर विपक्ष की बात की जाए, विपक्ष इसलिए खुश है क्योंकि जो फंडिंग होती है, जो सरकार में होती है पार्टी, उसको सबसे ज्यादा होती है। और कई बार होता है कि उद्योगपति इन घुमा के चीजें, यानी सामने से ना घुमा के फंडिंग करते हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस इस मामले को लेकर पूरी तरह से खुश है कि दो तमाम फंडिंग बीजेपी की हुई थी। अब इलेक्शन कमीशन को उसका ब्यौरा देना होगा, और अगर ब्यौरों में कुछ ऐसे नाम आते हैं जिसको कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है और अब उसकी चीज की सत्यापित होती है चीजें, तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में एक बड़ा स्टेप रहेगा और विपक्ष या कहें कांग्रेस इसको एक जनता के बीच लेकर जाएगी। यही कारण है कि कांग्रेस इस मुद्दे को देखती है। जाहिर सी बात है, अभी कांग्रेस को, यूं कहें विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जरा ग्राफिक के जरिए आप जान लीजिए क्या है चुनावी बॉन्ड। आपको बता दें, चुनावी फंडिंग व्यवस्था में सुधार के लिए इस बॉन्ड को रद्द किया गया है। क्यों रद्द किया गया है ये भी आपको बताएंगे, आखिरकार वजह क्या थी। क्योंकि 2018 इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत तब कर दी गई थी और इस बीच कहा था कि तमाम चीजों में पारदर्शिता नहीं है। यही एक बड़ी वजह है चारुल, जो इस बॉन्ड को निरस्त किया गया। बिल्कुल, ऐसे राजनीतिक दल जो 1951 की धारा 29A के तहत रजिस्टर्ड हैं, ऐसे राजनीतिक दल जो कि रजिस्टर्ड हैं, लोकसभा या राज्य चुनाव में 1% से ज्यादा वोट जो पड़ रहे हैं,
बिल्कुल, देखिए आप ये समझिए चुनावी बॉन्ड के जरिए सीधे सीधे तमाम पार्टियों को फायदा हुआ करता था और वो स्पष्टीकरण जो है वो जनता तक नहीं होता था। तो चुनावी बॉन्ड एसबीआई की चुनिंदा शाखाओं में से मिलते हैं, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड फाइनेंस एक्ट 2017 के द्वारा लगाया गया था, तब लगाया गया था, जिसका मकसद था कि आप चुनावी जो फंडिंग है वो कर सकते हैं, किसी भी पार्टी को चुनावी फंड दे सकते हैं, एक बॉन्ड को आप एसबीआई से खरीदेंगे। तो बिल्कुल, साल में 4 बार जारी किए जाते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। और देखिए आज कोर्ट ने इसे संवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि दरअसल काले धन को वापस लाने के और भी तरीके हो सकते हैं और विपक्ष अब इसका स्वागत कर रहा है। और ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि एसबीआई को सारी जानकारी देनी होगी चुनाव आयोग को 6 मार्च तक। बिल्कुल बड़ा फैसला है और इससे बड़ी बात यह है कहीं ना कहीं विपक्ष में खुशी का माहौल इस वक्त साफ तौर पर नजर आ रहा है। यानी कि अब चुनाव आयोग को वो डेटा बताना होगा 2019 के बाद का कि आखिरकार किसने कहां तक पार्टियों को चंदा दिया है, क्या कुछ उस वक्त डेटा था, कितना किस किस पार्टी को दिया गया। तो फिलहाल हर चीज बहुत स्पष्ट हो, सूचना के अधिकार का हनन यहां माना गया था इलेक्टोरल बॉन्ड को, जिस पर अब अंकुश लगा दिया गया है। ने कहा आजाद भारत का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। देखिए 5 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया है। पिछले साल 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज एक बड़ा फैसला आ गया है। हालांकि अभी भी देखिए क्या तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, क्या जनता तक हर चीज पारदर्शी तरीके से पहुंचेगी, ये देखने वाली बात होगी। इधर गुजरात पहुंचे हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्यसभा के लिए भरेंगे पर्चा। नड्डा गुजरात से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। थोड़ी देर में विधानसभा में करेंगे नामांकन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुजरात पहुंचे हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल। गुजरात से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। थोड़ी ही देर में विधानसभा में नामांकन दाखिल करने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो जाएगी। और चलिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।